हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल का कंटिन्यूशन में हम फिजियोग्राफी या स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पहला पॉइंट था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय, उसके बाद में दूसरा था उत्तरी मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का मैदान, और अब तीसरा टॉपिक है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देश का एक अति प्राचीन भूभाग है जो गंगा सतलज के मैदान के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसका आधार उत्तर में गंगा सतलज के मैदान की ओर तथा शीर्ष बिंदु सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी उत्तरी सीमा पर अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर व राजमहल की पहाड़ियाँ तथा पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट के उच्च प्रदेश स्थित हैं। उत्तर से दक्षिण को इसकी अधिकतम लंबाई 1700 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सामान्य ऊंचाई 600 मीटर है, परंतु दक्षिण में स्थित अन्नामुडी नामक चोटी की सर्वाधिक ऊंचाई 2700 मीटर है। पठार का सामान्य ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण व दक्षिण पूर्व को पाया जाता है। यह पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक अंग है, जो प्राचीन काल की कठोर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। मौसमी क्षरण की क्रियाओं के फलस्वरूप इसका धरातलीय स्वरूप काफ़ी कटा-फटा हो गया है तथा वर्तमान में यह संपूर्ण पठारी प्रदेश अनेक छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गया है। जैसे उत्तर में दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार या लावा का पठार व दक्षिण में दक्षिण का मुख्य पठार। प्रायद्वीप के भौतिक विभाग कौन कौन से हैं ये देखेंगे। नर्मदा नदी की घाटी संपूर्ण प्रायद्वीप को 2 असमान भागों में बांटती है। यानी कि नर्मदा नदी जो है ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग को 2 असमान भागों में बांट देती है। इसके उत्तर में स्थित भाग को मालवा का पठार तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्कन या दक्षिण का मुख्य पठार कहते हैं। तो सबसे पहले हम मालवा का पठार का अध्ययन करेंगे। यह पठार स्थान स्थान पर नदियों के प्रवाह के कारण कट-फट गया है। इस पठार के पूर्वी भाग को बघेलखंड तथा पश्चिमी भाग को बुंदेलखंड में नदियों द्वारा निर्मित बड़े बड़े बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं, जिनके कारण अधिकांश भूमि खेती के अयोग्य हो गई है। शेष भाग में भूमि काफ़ी समतल और उपजाऊ है। मालवा के पठार के इस लहरदार प्रदेश में कहीं कहीं साधारण ऊंचाई की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। ये जो है ये टॉपिक आप जब भी
भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ें तो आपके सामने एटलस में भारत का फिजिकल मैप सामने होना चाहिए। किंतु इन सब में विंध्याचल श्रेणी मुख्य है। यह श्रेणी गुजरात से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश, बघेलखंड और दक्षिणवर्ती उत्तर प्रदेश में होती हुई बिहार से लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी गंगा के प्रवाह को नर्मदा, ताप्ती और महानदी के प्रवाह प्रदेश से पृथक करती है। यह मुख्यतः बालू के लाल पत्थर और क्वार्ट्ज चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसके बाद में विंध्याचल के दक्षिण में उन्हीं के समानांतर सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। यह पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में नर्मदा के दक्षिण और तापी के उत्तर में रीवा से लगाकर पश्चिम की ओर राजपीपला पहाड़ियों में होती हुई पश्चिमी घाट तक फैली है। इसके बाद में छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत बिहार के रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, लोहारदगा, गया आदि दक्षिणवर्ती जिले आते हैं। इस पठार में कई ढाल वाली श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनके बीच में स्थित गहरी महानदी दामोदर, सोन और सुवर्ण रेखा आदि नदियां बहती हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है तथा पार्श्वनाथ चोटी 1365 मीटर ऊंची है। यह पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत के सर्वाधिक धनी प्रदेशों में से है। भारत का लगभग 60% अभ्रक एवं अधिकांश लौह अयस्क यहीं से प्राप्त होता है। इसके बाद में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी विस्तृत है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों ने काफ़ी चौड़े कछारी मैदान निर्मित किए हैं। नर्मदा का मैदान 322 किलोमीटर लंबा और 35 से 60 किलोमीटर चौड़ा है तथा ताप्ती का मैदान प्राय 240 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। ये दोनों नदियाँ उन भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं जिनका निर्माण प्राचीन काल में घटित हुई भूगर्भिक घटनाओं के फलस्वरूप हुआ है। नर्मदा तथा ताप्ती दोनों ही नदियाँ पठार के सामान्य ढाल के विरुद्ध बहती हुई जिन भ्रंशों में होकर बहती है उनका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसके बाद में अरावली की पहाड़ियाँ, ये जो हैं यह पहाड़ी भाग मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा यह पहाड़ियाँ दिल्ली से उत्तर पूर्व व दक्षिण पश्चिम दिशा में अहमदाबाद की ओर लगभग 850 किलोमीटर की लंबाई में फैली हैं। इसके बाद में सौराष्ट्र और कच्छ का रण, सौराष्ट्र और कच्छ का रण, यह प्रदेश थार मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका लहरदार धरातल मध्य में प्राय 900 से 1200 मीटर ऊंचा है तथा सौराष्ट्र के उत्तर में कच्छ का उजाड़
रेतीला तथा पहाड़ी भाग फैला है। यहाँ खारे दलदल से भरा हुआ इसका चौरस धरातल सूर्य की गर्मी पाकर सफ़ेद नमक की कठोर पपड़ी का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद में हम दक्षिण का मुख्य पठार का अध्ययन करेंगे। इसमें इसके अंतर्गत लावा का पठार, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का प्राचीन पठारी भाग, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आदि सम्मिलित हैं। पहले लावा का पठार, यह ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग सम्मिलित है। इस पठार का निर्माण प्राचीन काल में धरातल पर लंबे भ्रंश पड़ जाने और ज्वालामुखी उद्गारों से निकले लावा के जम जाने से हुआ है। इसे दक्कन का लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। लावा के निक्षेपों के विखंडन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास, गेहूं, मूंगफली और दलहन व तिलहनों की कृषि के लिए विख्यात है। इसके बाद मैसूर या कर्नाटक का पठार। इस पठार का विस्तार कर्नाटक के पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग, दक्षिण पश्चिमी आंध्र प्रदेश व पश्चिमी तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। इस पठार की मूल चट्टानें बहुत ही कठोर और पुरानी हैं, जिनमें प्राचीन जीवावशेषों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। ये मुख्यतः आग्नेय और रवेदार चट्टानें हैं, जिनमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज मुख्य हैं। इसके बाद पश्चिमी घाट, इन्हें सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये ताप्ती नदी की घाटी से लगाकर धुर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में समुद्र तट के साथ साथ विस्तृत हैं। ये घाट अरब सागर की ओर सीधे ढाल और पूर्व की ओर धीमे ढाल वाले हैं। इन घाटों की कुछ ही स्थानों पर पार किया जा सकता है। उत्तर में 2 दर्रे हैं, थाल घाट तथा भौर घाट। इनसे होकर रेल मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग निकाले गए हैं। भीमा, गोदावरी, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियाँ इस भाग से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। कृष्णा के उद्गम स्थल के निकट महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान महाबलेश्वर स्थित है। कलसूबाई और सलहर यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। इसके बाद में पूर्वी घाट पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर
महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैले हुए हैं। ये घाट उड़ीसा में 200 किलोमीटर और दक्षिण में 100 किलोमीटर चौड़े हैं। ये पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट की तुलना में न तो अधिक ऊंचे हैं और न ही श्रृंखलाबद्ध। इनका विस्तार छोटी छोटी एवं कम ऊंचाई वाली विभिन्न पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इन घाटों के अंतर्गत उड़ीसा और उत्तरी सरकार के पूर्वी घाट जावड़ी, पालकोंदा, नलबेमलाई, शिवराय व अन्य पहाड़ियाँ आती हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर ऊंची है। इन घाटों को काटकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने अपने उपजाऊ मैदान एवं डेल्टाओं का निर्माण किया है। अब इसका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो आर्थिक महत्व है उस पर अपन प्रकाश डालते हैं। यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना होने के कारण खनिज पदार्थों में काफ़ी धनी है। यहाँ सोना, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, मैंगनीज, कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि खनिजों की बहुतायत में पाया जाता है तथा लावा मिट्टी रासायनिक तत्वों में धनी होने के कारण कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण में लैटेराइट मिट्टी वाले पहाड़ी भागों में चाय, कॉफ़ी और रबड़ का उत्पादन होता है। पहाड़ी ढालों पर गरम मसालों, काजू, केला, आम आदि भी पैदा किया जाता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पर साल, सागवान, शीशम और चंदन के बहुमूल्य वन मिलते हैं। यहाँ अब ढाक, अरंड, शहतूत, पलाश आदि वृक्षों के विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें विविध प्रकार के रेशम के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। पठार का उटकमंड, पचमढ़ी, महाबलेश्वर आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान स्थित हैं। भारत का उत्तम श्रेणी का लगभग 98% कोयला इस पठारी भाग में पाया जाता है। पठारी भागों से नीचे उतरते समय अनेक नदियाँ अपने मार्ग में झरने बनाती हैं, जिनसे जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो ये जो दक्षिण का पठार है, इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। इसको आपने मैप बनाकर और इसके अच्छे से तैयारी करनी है। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।